आज क्लास 12वीं के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे अभ्यास प्रश्नावली और कुछ पाठ्यक्रम प्रश्नों का। तो जैसे कि बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है घनत्व से संबंधित कि एक घनी एकक कोशिका की कोर की लंबाई यानी कि भुजा का लंबाई दे रहा है 405 पिकोमीटर है। पिकोमीटर देखिए, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। 405 पिकोमीटर है। इसमें कण का मोलर द्रव्यमान 2.7 में 10⁻2 किलोग्राम पर मोल है। यानी कि हमें ए मिल गया, मोलर द्रव्यमान एम मिल गया, वह घनत्व 2.7 में 10⁻3 किलोग्राम पर ये मिल गया। तो एकक कोशिका की प्रकृति बताइए। एकक कोशिका की प्रकृति यानी कि पूछ रहा है कि ये 405 पिकोमीटर भुजा वाला जो क्यूब है जिसमें अवयवी कण का मोलर द्रव्यमान 2.7 में 10⁻2 वो इसका घनत्व कितना है, तो यह किस प्रकार का एकक कोशिका होगा। अर्थात आपको बताना है कि एसएससी होगा, बीसीसी होगा या एक्ससी होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखिए। जो ज्ञात वो लिख रहा है, जैसे एकक कोशिका की कोर की लंबाई ए दिया है 405 पिकोमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 405 गुणे 10⁻⁻12 मीटर में चेंज कर दिए, वही रख दिया है। अब यदि डेसिमल को हम यहाँ से 0.0 कर दे, यहाँ से यहाँ पहुँचा दें, तो यहाँ +2 जुट जाएगा और जब +2 जुटेगा तो ये घातांक हो जाएगा 10⁻−10। तो इसको हम अब ऐसे लिख रहे हैं 4 डेसिमल को जब हम यहाँ लाएंगे हो जाएगा 4.05 इंटू 10⁻−10 मीटर। अब घन के आयतन के बारे में पढ़े हो। घन का आयतन यानी कि भुजा का क्यूब इक्वल टू ए का क्यूब कर देंगे, हो जाएगा 4.05 इंटू 10⁻−10 मीटर का होल क्यूब। यहाँ पे आपका 4.05 का जो क्यूब है इसका वैल्यू आएगा 66.4 अप्रॉक्सीमेटली। हम सिर्फ 66 लिख रहे हैं। 66 इंटू 10 यहाँ चलिए 4 कर देते हैं, 0.4 इंटू 10⁻30 मीटर लंबाई है, तो मीटर में मेजर कर रहे हैं। अगला चीज हमें क्या ज्ञात है, अगला हमें ज्ञात है कि इसका मोलर द्रव्यमान यानी कैपिटल एम है कितना 2.7 इंटू 10⁻2 kg पर मोल। एम हो गया। घनत्व डी दिया है, तो घनत्व डी इक्वल टू 3, वैल्यू कितना है 2.7 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर। अब घनत्व निर्धारण के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है, D इक्वल टू फार्मूला है आपका ये लिखना है, D इक्वल टू Zm अपॉन a क्यूब इंटू Na। Na कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉनिक काम, ये Na का वैल्यू है। Na का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। हमें Z निकालना है, D ज्ञात है, M ज्ञात है, A क्यूब ज्ञात है, N ज्ञात है। Z निकालना है, तो Z निकालने के क्या करेंगे, इस टोटल पोर्शन को पक्षांतर कर देंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा D इंटू A क्यूब इंटू Na अपॉन M नीचे हो जाएगा, तो हो गया Z इक्वल टू आपका D इंटू A क्यूब इंटू Na अपॉन कैपिटल M। मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो मिलेगा आपको Z इक्वल टू D का मान यहाँ से 2.7 10⁻3, D का मान हो गया 2.7 इंटू 10⁻3। A क्यूब का मान यहाँ से रखेंगे 66.4
ये हो गया 66.4 इंटू 10⁻³ इंटू Na का मान एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन m का वैल्यू दिया है 2.7 इंटू 10⁻²। आप पढ़े हो कि जब घातांक माइनस में हो इसे नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, तो -2 को ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ऊपर घातांकों का यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन है तो +2 +3 +5 और 23 28 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे क्या देखिए 27 से 27 कैंसिल 10⁻² को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या बच रहा है आपका 66 z = 66.4 इंटू 6.022 इंटू अब टोटल घातांकों को देखिए। टोटल घातांकों को अगर हम देखें तो क्या हो रहा है यहाँ 10⁻30 इंटू धनात्मक वालों को देखें इसको नीचे लिखा थोड़ा डिस्टेंस देखिए z = 66.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻30। अब यहाँ डायरेक्ट करना है देखिए ये 30 हो गया। अब यहाँ पे 10 पे घात 3 धनात्मक 3 10 पे घात 23 और 3 26 -2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये 23 और 2 हो गया आपका 28 तो +28 अपन क्या सॉरी नीचे कुछ नहीं बचा क्योंकि घातांक को ऊपर पहुंचा दिया गया है। अब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -30 में से +28 करेंगे तो होगा -2 और इसे सॉल्व करोगे आएगा z = 400 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻²। देखिए डेसिमल यहाँ है। अब डेसिमल को हम यहाँ से डेसिमल यहाँ है 404 आएगा इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ से डेसिमल को हम 1 2 3 पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा +2 ऐड होगा तो -2 +2 0 10 पे घातांक 0 यानी कि वैल्यू 1 और 1 गुणे 0.4 हो जाएगा सीधे z = 4 अर्थात ये z = 4 जो वैल्यू आ रहा है आपका हो जाएगा FCC या CCP संरचना जिनमें अवयवी कणों का योगदान 4 होता है उस एकक कोशिका को FCC या CCP कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आगे हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखिएगा इससे संबंधित कई क्वेश्चन है। ये जो घनत्व निर्धारण वाला फार्मूला है ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल इस पे लगभग 4 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बाकी का जो एक्सरसाइज है जो क्वेश्चन है इससे संबंधित घनत्व से संबंधित उसे आप सॉल्व करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स के जरिए पूछ लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक घनी ठोस 2 तत्वों P और Q से बना है। अगला क्वेश्चन एक घनी ठोस P व Q से बना है। इस घन के कोने पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र में P परमाणु उपस्थित है। P परमाणु
p परमाणु उपस्थित है तो यौगिक का सूत्र व P तथा Q का उप सहसंयोजन संख्या क्या होगा? उप सहसंयोजन संख्या क्या होगा? अब देखिए ऐसा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये जो Q है ये Q सभी कोनों पे है, ये Q सभी कोनों पे है, ये Q है और जो P है ये इस घन के अंतःकेंद्र में है। अब आप अवयवी कणों के योगदान के द्वारा इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। अब देखेंगे कि कोनों पर जो अवयवी कणों का योगदान है वो 1/8 का होता है, तो कोनों पर उपस्थित कण का योगदान इक्वल हो जाएगा 1/8 का, योगदान होता है 1/8 का और Q है कितने? सभी कोनों पे अर्थात 8Q है। योगदान कितना हो गया? 8 बन जा 1 यानी कि 8 बन जा 8 यानी कि 1Q, Q की संख्या 1 हो गई। दूसरा अंतःकेंद्र में कण का योगदान बराबर होता है अकेले 1 का, अर्थात P का योगदान है कितना? 1 का। तो जो रेशियो है Q और P का वो कितना मिला आपको? 1:1, 1:1। फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला होगा PQ या QP। यौगिक का सूत्र क्या होगा? QP या PQ। अब इनका जो उप सहसंयोजन संख्या है, उप सहसंयोजन संख्या, तो हमने बताया था कि कोने पे उपस्थित कण, एक कण अपने चारों तरफ के 8 कणों से जुड़े हुए होते हैं और अंतःकेंद्र में उपस्थित जो कण है ये अपने इस ट्यूब में उपस्थित 8 कणों से जुड़े होते हैं, अतः इनकी उप सहसंयोजन संख्या 8 की होगी। तो आंसर हो गया आपका ये फार्मूला PQ उप सहसंयोजन संख्या दोनों का 8, P व Q का उप सहसंयोजन संख्या 8 का हो गया। एक अगला प्रश्न जो आपके अशुद्धि दोष से संबंधित है उसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि एक विश्लेषण द्वारा निकिल ऑक्साइड का सूत्र अनुपात Ni.98 O1.00 प्राप्त हुआ। ये ज्ञात है, प्राप्त हुआ या ज्ञात है। तो इसमें Ni+2 व Ni+3 के कितने आयन पार्टिसिपेट करेंगे, कि कितने आयन उपस्थित होंगे। अब यहां देखिए सॉल्यूशन इसका दिया है। जो विश्लेषण द्वारा प्राप्त निकिल ऑक्साइड का सूत्र है वो है Ni98 और 1.00 का रेशियो। अगर हम इन दोनों में 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा Ni 98 डेसिमल हट जाएगा और वो
100 वो 100 इसे मल्टीप्लाई के बाद यहाँ नीचे लिखा है Ni98 तो 100। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि इस निकिल ऑक्साइड में Na+2 के कितने आयन होंगे और Na+3 के कितने आयन होंगे, ये दोनों अननोन है। तो लेट माना कि नंबर ऑफ Na+2 इक्वल टू x, नंबर ऑफ Na+2 इक्वल टू x। तो Na+2 की संख्या x हो गई, तो x की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na+2। आप जान रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करने के लिए परमाणु की संख्या में चार्ज का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा चार्ज 2 है, संख्या x है, तो Na+2 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगा +2x। ठीक है, सही। अब हम 98 में से Na+3 का संख्या मानेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ Na+3 कितना होगा, देखिए Na के 98 आयनों में से x आयन Na+2 के हैं, तो x जब निकाल देंगे 98 में से, तो 98 में से जब x निकाल देंगे तो बचेगा Na+3 के आयनों की संख्या। तो ये हो गई नंबर ऑफ Na+3 आयन 98 माइनस x। अब फिर से इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na+3 इक्वल टू Na+3 पे चार्ज 3 है, तो +3 इंटू 98 माइनस x। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 की 24 हासिल 2, 9 3 की 27 और 2 29, 294 माइनस 3 का x में करेंगे 3x, 294 माइनस 3x। आगे देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन O2 इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ ऑक्सीजन है आपका 100 एटम, 100 परमाणु है ऑक्सीजन के। आप जान रहे हो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है, -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इक्वल टू 2 इंटू, ये माइनस वैल्यू है, 2 इंटू -100 इक्वल टू -200। We know that all compound are neutrals, मतलब आप जान रहे हो कि सभी यौगिक उदासीन होते हैं क्योंकि उनमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। क्या हो गया, हम जानते हैं, we know that क्या, कि किसी भी यौगिक में या कंपाउंड, we know that कंपाउंड all कंपाउंड करते हैं, all compounds are neutral, उदासीन होते हैं। न्यूट्रल का सिंबल है प्लस माइनस, तो धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो कि धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या बराबर है, 0 इक्वल टू 0 होनी चाहिए, 0 इक्वल टू ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए Na+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, Na+3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है 294 माइनस 3x। अब कुल देखें ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीजन का कितना, +-200। अब यहां से जब प्लस माइनस का यहाँ मल्टीप्लिकेशन सिंपल होता है, जैसे ही ब्रैकेट आएंगे ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अर्थात -200। आगे देखिए ये 2x, 3x में से 2x घटाएंगे तो ये हो जाएगा -x प्लस 294 माइनस 200, ये 0 इक्वल टू -x प्लस 200 में से 298 से 200 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 298, सॉरी 94 है यहाँ ऊपर, 294 में से 200 घटाएंगे तो होगा क्या, 94।
x को पक्षांतर कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू 94। यहाँ आपको x का मान मिल गया, x का मान मिल गया कि Ni 98/100 में Ni+2 का जो नंबर है वो 94 होगा। अब 94 हो गया तो हम इसका मान Ni+3 में जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए क्या कर देंगे, यहाँ पे आपको Ni+3 का मान दिख रहा है, Ni+3 का मान है यहाँ पे नंबर ऑफ Ni+3 इक्वल टू 98 माइनस x का मान मिल गया, नंबर ऑफ Ni+3 इक्वल टू 98 माइनस x। तो x क्या है, x है आपके Ni+2 की संख्या, 98 में से Ni+2 की संख्या घटा देंगे, हो जाएगा नंबर ऑफ Ni+3 इक्वल टू 98 माइनस 94। x का वैल्यू प्राप्त हुआ है, बचेगा कितना, Ni+3 इक्वल टू 4। अर्थात इस आणविक विश्लेषण से जो Ni का फार्मूला मिला है, इसमें Ni+2 की संख्या 94 होगी, वह Ni+3 की संख्या 4 होगी। अगर इन सभी आयनों को फिर से यहाँ पे पुट करोगे तो आपको टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मिलेगा। चेक करते हैं, यहाँ पे कितना +2 का चार्ज, +2 की संख्या 94 इंटू चार्ज कितना +2 प्लस Ni+3 की संख्या कितना 4, चार्ज कितना है 3 प्लस माइनस 200 करेंगे तो -200 हो जाएगा। ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या हुआ, 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 200 इक्वल टू 0। तो आपका 188 में 12 जोड़ोगे तो हो जाएगा -200 और -200 घटाओगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक, मतलब आंसर आपका सही है। इस क्वेश्चन का आंसर में प्राप्त हुआ कि Ni+2 की संख्या होगी 94 और Ni+3 की संख्या होगी 4। एक और प्रश्न देखते हैं। बाकी सब करेंगे आप एक्सरसाइज। देखिए एक अगला क्वेश्चन है कि दो तत्व हैं M और N। N जो है N CCP संरचना बनाता है, CCP संरचना बनाता है। वह M जो है वो टेट्राहेड्रल के 1/3 भाग में अध्यासित है। 1/3 भाग में ये अध्यासित है। तो यौगिक का सूत्र बताइए। तो यौगिक का सूत्र बताइए। जैसे P2 पर किए थे वैसे इसका भी होगा, आप जानते हो। जो N है यहाँ पे N इक्वल टू 1 दिख रहा है और जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स इक्वल टू 2n होता है, इक्वल टू 2n होता है। अर्थात ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड की संख्या इसकी 2 गुनी होगी, अर्थात ये 2n के बराबर होगा। अब दे रहा है कि M जो है वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स के 1/3 भाग में अध्यासित है। तो प्रश्नानुसार, एक आर्टिकल क्वेश्चन, प्रश्नानुसार M 1/3 भाग को अध्यासित करता है। अतः इसका मान हो जाएगा, चूंकि n की संख्या टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स की संख्या n की 2 गुनी है, 2 × 1/3 यानी कि 2/3 m का फॉर्मूला मिल गया। लास्ट है सर। इसके बाद रेशियो निकालना है, n का रेशियो मिल गया क्या 1। तो
m रेशियो n ज्ञात करेंगे तो प्राप्त होगा क्या, इसका रेशियो हो गया 2/3 रेशियो 1। अब देखिए अगर आपको रेशियो ऐसा मिले तो यहाँ 1/1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो हो जाएगा आपका 2/3। सूत्र हो जाएगा आपका m का सूत्र हो गया m2 और n का हो गया n3, m2 n3। अब बाकी के एक्सरसाइज आपके प्रश्नावली में जितने भी हैं वो सब आप करेंगे और जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे सबको कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। इस तरह से आपका ये चैप्टर, पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट खत्म होगा। धन्यवाद।